नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 9 जिसका नाम है संप्राप्ति या आय की अवधारणा के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो अक्सर CBSE में रिपीट होते हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी और भी जो नई वीडियोज़ हैं वो आपके पास तुरंत और सबसे पहले पहुँचे। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि औसत संप्राप्ति कीमत के बराबर क्यों होता है, और दूसरा ये कि औसत संप्राप्ति रेखा का दूसरा नाम क्या है और क्यों है। ये दोनों प्रश्न एक जैसे ही हैं क्योंकि इन दोनों में औसत संप्राप्ति कीमत के बराबर क्यों होता है इसका कारण पूछा गया है, लेकिन दूसरे वाले में औसत संप्राप्ति रेखा का दूसरा नाम भी पूछा गया है। तो औसत संप्राप्ति रेखा का दूसरा नाम जो होता है वो होता है कीमत रेखा। क्यों होता है? क्योंकि औसत संप्राप्ति कीमत के बराबर होता है। क्यों होता है यही पूछा गया है प्रश्न में भी। तो होता क्यों है, कारण देख लेते हैं। ए आर का जो सूत्र होता है वो टी आर अपॉन क्यू होता है, बिल्कुल। तो जब हम टी आर की जगह उसका सूत्र लिख देंगे यानी पी इंटू क्यू, जब टी आर की जगह हम उसका सूत्र लिख देंगे पी इंटू क्यू, तो जब पी इंटू क्यू लिख देंगे तो क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो बचेगा क्या इधर, पी, यानी ए आर इक्वल टू पी, यानी औसत संप्राप्ति जो है वो कीमत के बराबर होती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सीमांत संप्राप्ति किसे कहते हैं। यह औसत संप्राप्ति से किस प्रकार संबंधित है, यानी साफ सीधा यहाँ पर सीमांत संप्राप्ति और औसत संप्राप्ति के संबंधों को पूछा जा रहा है। तो जैसे प्रश्न में सबसे पहले सीमांत संप्राप्ति का डेफिनेशन पूछा था, तो आप सीमांत संप्राप्ति का पहले डेफिनेशन देंगे कि किसी वस्तु की एक अधिक इकाई की बिक्री करने पर कुल संप्राप्ति में होने वाला परिवर्तन सीमांत संप्राप्ति होता है। कि जब किसी वस्तु की एक और इकाई को बेचा जाता है तो उससे जो कुल संप्राप्ति में परिवर्तन आता है वो सीमांत संप्राप्ति होता है। उसका सूत्र भी बता देना है कि सीमांत संप्राप्ति का सूत्र क्या है, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। तो जैसे प्रश्न में हमें सबसे पहले पूछा था सीमांत संप्राप्ति की डेफिनेशन, तो हमने उसकी डेफिनेशन दे दी, और उसके बाद उस प्रश्न में हमसे पूछा गया कि औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति के संबंधों को भी बताओ। तो ये हैं उनके संबंध जो आपको बता देने हैं। तो पहला संबंध क्या है कि यदि कीमत यानी ए आर स्थिर रहता है तो एम आर भी स्थिर रहेगा, यानी ए आर बराबर एम आर। दूसरा ये कि जब ए आर कम होता है, जब औसत संप्राप्ति कम होता है तो एम आर भी उसके साथ कम होता जाता है। तीसरा ये कि एम आर जो होता है वो ए आर की तुलना में अधिक तेजी से कम होता है। जो एम आर होता है वो ए आर से तेज होता है और वो क्या करता है, वो उससे अधिक तेजी से कम होता है, जिससे जो ए आर है वो एम आर से बड़ा होता है, या एम आर जो है वो ए आर से कम होता है। चौथा ये कि जब कीमत यानी ए आर कम हो रही होती है, जब ए आर कम हो रही होती है तो सीमांत संप्राप्ति शून्य या ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी ए आर कभी शून्य नहीं होगा, लेकिन जो सीमांत संप्राप्ति है वो शून्य या ऋणात्मक हो सकती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के औसत संप्राप्ति वक्र के आकार की प्रकृति का वर्णन करें। यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो एक फर्म होता है उसके औसत संप्राप्ति वक्र के आकार के बारे में बताना है कि वो कैसा होता है, उसकी प्रकृति का वर्णन करना है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में या बाजार का औसत संप्राप्ति वक्र या संप्राप्ति वक्र क्या होता है वो देखिए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक फर्म जो होता है वो कीमत स्वीकारक होता है, यानी उसे फर्म को प्रचलित कीमत स्वीकार करना पड़ता है, जिससे फर्म की जो औसत संप्राप्ति होती है वो स्थिर रहती है, वो चेंज नहीं होती है, क्योंकि जो फर्म है वो खुद से डिसाइड नहीं कर सकता प्राइस को, इसीलिए उसकी जो कीमत होती है वो स्थिर रहती है।
यानी अगर कीमत स्थिर हुई यानी औसत संप्राप्ति स्थिर रही तो जो ए आर है वो एम आर के बराबर होगा। जो इस पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के किसी फर्म के वक्र में भी, संप्राप्ति वक्र में भी दिखाया गया है कि जो ए आर है वो एम आर के बराबर है जब ए आर स्थिर रहता है। और जब ये स्थिर रहता है तो ए आर और एम आर दोनों की जो रेखाएं हैं वो क्षैतिज सरल रेखा होती है, एकदम सीधी रेखा होती है। और यही सीधी रेखा फर्म के संप्राप्ति वक्र को दिखाता है, प्रकट करता है। यह दिखाता है कि एक फर्म किसी वस्तु की स्थिर कीमत पर, एक फर्म जो है वो किसी वस्तु को स्थिर कीमत पर किसी वस्तु की कितनी भी अधिक मात्रा बेच सकता है। यानी वो प्राइस तो चेंज नहीं कर सकता लेकिन वो क्वांटिटी चेंज कर सकता है। उसका जितना मन है वो उतना उस रेट पर बेच सकता है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का जो ए आर वक्र होता है यानी औसत संप्राप्ति वक्र होता है वो पूर्णतया लोचदार होता है। क्या होता है? पूर्णतया पूरी तरह से लोचदार होता है औसत संप्राप्ति का वक्र। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सीमांत संप्राप्ति में परिवर्तन कुल संप्राप्ति को कैसे प्रभावित करता है। यानी साफ सीधा इसमें भी सीमांत संप्राप्ति और कुल संप्राप्ति के बीच संबंध पूछ रहा है, बस वर्ड चेंज कर रखे हैं कि वह उसको कैसे प्रभावित करता है। तो सीमांत संप्राप्ति में परिवर्तन से कुल संप्राप्ति में क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। तो पहला तो ये कि जो सीमांत संप्राप्ति है वो उत्पाद की एक अधिक इकाई की बिक्री से कुल संप्राप्ति में जो वृद्धि होती है वो सीमांत संप्राप्ति होती है। दूसरा ये कि जब एम आर जो सीमांत संप्राप्ति होता है वो कम होता है तो उससे जो टी आर पे क्या प्रभाव पड़ता है कि टी आर में घटती दर पर वृद्धि होती है। ये एक प्रभाव हुआ। तीसरा ये कि जब सीमांत संप्राप्ति शून्य होता है, जब वो शून्य होता है तो उससे टी आर पे क्या प्रभाव पड़ता है? टी आर यानी कुल संप्राप्ति बढ़ना बंद कर देता है। यानी जब एम आर शून्य होगा तो टी आर जो होगा वो अपने सबसे टॉप पर होगा, सबसे अधिकतम पर होता है। चौथा ये कि जब सीमांत संप्राप्ति ऋणात्मक हो जाता है, शून्य से ऋणात्मक हो जाता है, तो जो टी आर यानी कुल संप्राप्ति होता है वो कम होना शुरू कर देता है। ये सीमांत संप्राप्ति और कुल संप्राप्ति का वक्र भी दिखाया गया है कि जो जब सीमांत संप्राप्ति कम हो रहा होता है तो कुल संप्राप्ति घटती दर पर बढ़ता है, और जब सीमांत संप्राप्ति शून्य पर होता है तो कुल संप्राप्ति अपने सबसे टॉप पर होता है, और जब सीमांत संप्राप्ति ऋणात्मक हो जाता है तब कुल संप्राप्ति घटने लगता है। तो सीमांत संप्राप्ति जैसे जैसे अपनी ये प्रक्रियाएं करता है तो इससे कुल संप्राप्ति में ये सब प्रभाव पड़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सीमांत संप्राप्ति और औसत संप्राप्ति के बीच संबंध बताएं और रेखा चित्र का प्रयोग कीजिए। यानी यहाँ पर ए आर और एम आर के बीच संबंध बताना है उनके वक्रों की सहायता से। ये जो सीमांत संप्राप्ति और औसत संप्राप्ति का वक्र है वो एकाधिकार में किसी फर्म का है। इनमें जो संबंध है वो पहला संबंध क्या है कि जब ए आर कम होता है तो एम आर भी कम होता है, यानी औसत संप्राप्ति कम होगा तो सीमांत संप्राप्ति भी कम होगा, जो इन दोनों वक्रों में दिखाया गया है। दूसरा संबंध ये है कि जब औसत संप्राप्ति कम होता है तो सीमांत संप्राप्ति उससे अधिक तेजी से कम होता है। देखिए औसत संप्राप्ति तो कम हो रहा है लेकिन जो सीमांत संप्राप्ति है वो उससे अधिक तेजी से कम हो रहा है। तीसरा संबंध इसका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है कि जब औसत संप्राप्ति स्थिर रहती है तो सीमांत संप्राप्ति भी स्थिर रहती है और उसके बराबर होती है। तो हमने वक्र में भी देखा कि जब ए आर कम होता है तो एम आर भी कम होता जाता है। दूसरा ये कि जब एम आर ए आर की तुलना में अधिक तेजी से कम होता है, यानी ए आर जो है वो एम आर से बड़ा होता है, या ये भी कह सकते हैं कि जो एम आर है वो ए आर से छोटा होता है। तीसरा ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कि जब कीमत स्थिर रहती है तब एम आर भी स्थिर रहता है, और इस बेस पे ए आर जो होता है वो एम आर के बराबर होता है।
अगला प्रश्न है कि कुल संप्राप्ति में क्या परिवर्तन होगा अगर सीमांत संप्राप्ति स्थिर रहता है। पहली सिचुएशन ये कि जब सीमांत संप्राप्ति स्थिर रहेगी तो कुल संप्राप्ति में क्या परिवर्तन होगा, और दूसरी सिचुएशन ये कि जब सीमांत संप्राप्ति घटेगा तो कुल संप्राप्ति में क्या परिवर्तन होगा। तो पहला तो ये कि जब सीमांत संप्राप्ति स्थिर रहता है तो कुल संप्राप्ति क्या होता है, कुल संप्राप्ति में स्थिर वृद्धि होती है। अगर सीमांत संप्राप्ति स्थिर रहेगा तो कुल संप्राप्ति में भी स्थिर वृद्धि होगी, क्योंकि जो सीमांत संप्राप्ति होता है वो कुल संप्राप्ति का ही परिवर्तन होता है। दूसरा ये कि सीमांत संप्राप्ति घटती है। जब सीमांत संप्राप्ति घटती है तो कुल संप्राप्ति में वृद्धि तो होगी, लेकिन घटती दर पर वृद्धि होगी, जो कि यहाँ पर बताया भी गया है कि स्थिर एमआर का मतलब क्या है, कुल संप्राप्ति में स्थिर वृद्धि। और दूसरा ये कि जब एमआर कम होता है या घटता है तो टीआर में क्या होती है, घटती दर पर वृद्धि होती है। तो अगला मुख्य प्रश्न है कि एकाधिकार और एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के औसत संप्राप्ति वक्र की विवेचना कीजिए। इसमें एकाधिकार और एकाधिकार प्रतियोगिता के जो बाजार हैं उसमें औसत संप्राप्ति वक्र के बारे में बताना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं एकाधिकार बाजार में औसत संप्राप्ति वक्र के बारे में। तो सबसे पहले एकाधिकार बाजार में औसत संप्राप्ति का जो वक्र होता है उसके बारे में देखते हैं। तो एकाधिकार बाजार में जो फर्म होता है वो कीमत निर्माता होता है, ठीक है। वो क्या होता है, बाजार में वस्तु का एक ही विक्रेता होने के कारण वो जो चाहे कीमत निर्धारित कर सकता है। बिल्कुल, अगर वो एकाधिकार में अगर जो फर्म है अगर वो कीमत निर्माता है तो वो जो चाहे वस्तु की कीमत निर्धारित कर सकता है, ठीक है। लेकिन वह वस्तु की अधिक मात्रा तभी बेच सकता है जब वह अपने वस्तु की कीमत कम करेगा। ये पॉइंट है कि अगर उसको अपने वस्तु को ज़्यादा बेचना है, अधिक बेचना है अपनी वस्तुओं को, तो उसको अपना जो प्राइस है, वस्तु की जो कीमत है उसको कम करना पड़ेगा, तभी वो वस्तु की अधिक मात्रा बेच पाएगा। इसलिए बाजार में वस्तु की कीमत और मांग में कौन सा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। ये जो वक्र है वो औसत संप्राप्ति का वक्र है, जो कि एकाधिकार में फर्म का है। और ये वक्र क्या दिखा रहा है, ये जो औसत संप्राप्ति का वक्र है वो उसका जो ढलान है उसका ढलान नीचे की ओर है, जो दिखा रहा है कि कीमत और उत्पाद के बीच विपरीत संबंध होता है इस एकाधिकार बाजार में। अब एकाधिकार प्रतियोगिता में देख लेते हैं कि औसत संप्राप्ति का वक्र कैसा होता है। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म का जो संप्राप्ति वक्र होता है वो एकाधिकार की तरह ही होता है। यानी जैसा एकाधिकार में औसत संप्राप्ति का वक्र होता है, ठीक वैसा ही एकाधिकारी प्रतियोगिता में भी औसत संप्राप्ति का वक्र होता है। ये जो वक्र है वो एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में किसी फर्म का एआर वक्र है, जो दिखा रहा है कि एकाधिकार की तरह ही एकाधिकार प्रतियोगिता में भी एआर वक्र का जो ढलान है वो नीचे की ओर है। ठीक है, एआर वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है, लेकिन एकाधिकार प्रतियोगिता में एआर वक्र का ढलान एकाधिकार की तुलना में अधिक तेजी से कम होता है। यानी एकाधिकार प्रतियोगिता का जो एआर वक्र होता है वो एकाधिकार की तुलना में अधिक तेज होता है, वो उससे ज़्यादा तेज होता है एआर वक्र। यानी एकाधिकार प्रतियोगिता का एआर वक्र अधिक लोचदार होता है। किससे अधिक लोचदार होता है, एकाधिकार से। क्यों होता है, कारण देखते हैं। क्योंकि एकाधिकार उत्पाद का कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होता है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म के उत्पाद का निकटतम स्थानापन्न होता है। बिल्कुल, एकाधिकार में एक ही फर्म होती है जो वस्तु का उत्पादन करती है, इसलिए उसमें कोई भी निकटतम स्थानापन्न नहीं होता। लेकिन एकाधिकार प्रतियोगिता में उसके जो फर्म है वो एक से ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए उसके जो वस्तु उत्पाद जो होते हैं उनका निकटतम स्थानापन्न होता है। यानी इसमें जो एमआर वक्र का ढलान होता है वो एआर वक्र की तुलना में अधिक तेजी से नीचे की ओर
गिरता है, इसलिए एकाधिकार प्रतियोगिता में जो MR होता है वो AR से कम होता है।